हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीएचएस क्लास 11th के बायोलॉजी के आए हुए सारे के सारे पीवाईक्यू 2018 में। 2018 में जितने भी बायोलॉजी में क्वेश्चंस आए थे, जैसा कि आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, 25 फिजिक्स में और 25 केमिस्ट्री में, 10 हिंदी में, 10 इंग्लिश में और 5 होता है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो 2019 का पेपर हमने ऑलरेडी इस चैनल पे डिस्कस कर लिया है लाइव क्लास में। आज हम करने वाले हैं 2018 में बायोलॉजी के आए हुए सारे के सारे पीवाईक्यू। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के जितने भी पीवाईक्यू इनको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रेटिनॉल इज द कॉमन नेम ऑफ। रेटिनॉल इज द कॉमन नेम ऑफ। रेटिनॉल जिसका सामान्य नाम है वह है कौन सा? इसमें से विटामिन ए है, विटामिन B1 है, ठीक है, विटामिन B2 है या विटामिन सी है? इसमें आपको बताना है रेटिनॉल बेटा किसका कॉमन नेम है। ठीक है, रेटिनॉल किसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो चलो यहां पे आपको पता होगा कि रेटिनॉल का कॉमन नेम होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए होता है रेटिनॉल। ठीक है, और ये आईज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आईज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज़ रेटिनॉल के लिए जो आपको याद रखनी है विटामिन ए के लिए, कि येलो कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें रेटिनॉल मिलता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? कौन सा इसमें से एक वायरल डिजीज है? कॉलेरा, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस या रेबीज? इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है? हैजा, डिसेंट्री, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं या ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, या रेबीज? तो बेटा कौन सा इसमें से एक वायरल डिजीज है? देखो कॉलेरा होता है बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम होता है विब्रियो। ध्यान से याद रख लेना इन नामों को भी, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, डिसेंट्री होता है बेटा माइकोबैक्टीरियम से, ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और रेबीज होता है बेटा रेबीज वायरस से या रैब्डो वायरस से। रेबीज के लिए हम बोलते हैं रैब्डो वायरस या रेबीज वायरस। तो डिसेंट्री भी माइकोबैक्टीरियम से ही होता है, माइकोबैक्टीरियम की एक स्पीशीज से। कॉलेरा होता है विब्रियो कॉलेरी से। तो विब्रियो कॉलेरी माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये तीनों बैक्टीरियल है। सिर्फ रेबीज एक वायरल डिजीज है। ठीक है, रेबीज जो है बेटा ये वायरल डिजीज है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे मिलता है? स्तरित शुल्की उपकला किसमें पाई जाती है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन नेजल पैसेज, यूरेथ्रा, ईसोफेगस या ब्लड वेसल्स? नासिका मार्ग, मूत्र मार्ग जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ईसोफेगस या जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रास नली, या ब्लड वेसल्स या रक्तवाहिनी? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ईसोफेगस में हमें देखने को मिलता है बेटा क्या? ईसोफेगस के अंदर हमें देखने को मिलता है, एक सेकंड, ठीक है। तो ईसोफेगस में हमें देखने को मिलता है, ईसोफेगस में हमें देखने को मिलता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। किस में देखने को मिलता है बेटा? ईसोफेगस में। ठीक है, फूड पाइप में। ईसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं? ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप, या खाद्य नली भी बोलते हैं, या ग्रास नली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? इनमें से निम्न में से कौन एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा एक एंजाइम का एग्जाम्पल नहीं है? ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। पहला है पैपेन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है राइबोजाइम और चौथा है कोलेजन। तो अगर बेटा थोड़ा सा भी मन लगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, इसका आंसर होगा कोलेजन। पैपेन, ट्रिप्सिन, राइबोजाइम ये तीनों की तीनों प्रोटीन्स हैं, सॉरी ये तीनों की तीनों एंजाइम्स हैं, लेकिन कोलेजन ही इकलौता ऐसा है जो प्रोटीन है। और कोलेजन के बारे में एक और ख़ास बात है, ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन भी है।
मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन भी है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन भी है। तो इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? इसका आंसर है बेटा कोलेजन। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस में दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है बेटा डार्क रिएक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद हैं, कौन कौन से प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद हैं? ATP, NADPH, ऑक्सीजन और NADP, ऑक्सीजन और H2O और NADP प्लस H2O। तो कौन सा इसमें से बेटा, कौन सा इन चारों में से लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं? तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं ATP और NADPH, ठीक है, ATP और NADPH ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी मदद से ब्लड कोएगुलेशन होता है, या रक्त के थक्कीकरण के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? ब्लड कोएगुलेशन के लिए इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ब्लड कोएगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन जो है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है, ठीक है। ब्लड कोएगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होता है बेटा विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, PHYLOLOQUINONE, ठीक है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी, अगर फाइलोक्विनोन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए या कमी हो जाए तो क्या होता है? ब्रेन हैमरेज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ब्रेन हैमरेज, ठीक है। तो विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। और विटामिन के का दूसरा नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ मॉलस्कन शेल, मोलस्का, ठीक है, कि कवच का अध्ययन कहलाता है। मोलस्का के ऊपर एक शेल होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? मोलस्का के शेल के स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ मोलस्कन शेल को। तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है कॉन्कोलॉजी। क्या है इसका आंसर? कॉन्कोलॉजी, ठीक है। ओस्टियोलॉजी जो होता है बेटा, ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स होता है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर होता है। मलैकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्नेल होता है। तो कॉन्कोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मॉलस्कन शेल, ठीक है। डाइपरडेसिस इज जनरली शोन बाय, डाइपरडेसिस कौन शो करता है? कौन सा इन कोशिकाओं में से, इन चार कोशिकाओं में से डाइपरडेसिस सामान्यतः किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स है जिसको हम आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिनको हम डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट्स जिनको हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, थ्रम्बोसाइट्स जिनको हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, और चौथा प्लेटलेट्स तो है ही, ठीक है। तो थ्रम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स एक ही ऑप्शन दो बार है। इसका बेटा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स ये डाइपरडेसिस शो करती हैं, और इन डब्ल्यूबीसीज भी कई तरह की होती हैं। डब्ल्यूबीसीज भी 5 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसीज भी कई तरह की होती है बेटा, उनके मैं नाम आपको लिख देता हूँ। देखो, लिम्फोसाइट होता है एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है बेटा मोनोसाइट, ठीक है, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। इसके अलावा एक होता है इओसिनोफिल, फिर होता है बेटा एक बेसोफिल, अभी मैं हट जाऊंगा, ठीक है, फिर तुम देख लेना। और तीसरा है न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट इनका एक कैटेगरी होता है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल इनकी एक अलग कैटेगरी होती है। अब ये कैटेगरी बेटा किसके बेसिस पे होती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं। क्या है? ए ग्रैनुलोसाइट्स, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस में कोई भी ग्रैनुल नहीं होता है। क्या है ये? ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। और इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल क्या होते हैं बेटा? ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों है ग्रैनुलोसाइट्स। तो याद रखना, डाइपरडेसिस कौन शो करता है? ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी शो करते हैं। करेक्ट आंसर यही है। अलग अलग गाइड्स में अलग अलग आंसर दिया हुआ है, मुझे पता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही है। इसी को याद रखोगे, यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व।
तो बेटा इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे लंबी कपाल तंत्रिका, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो इसका आंसर बेटा आप डायरेक्टली याद रखोगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका होता है वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व बेटा क्या होती है, वेगस नर्व हमारे ब्रेन से लेके हमारे स्टमक तक आती है। ठीक है, तो ये सबसे लंबी क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, वेगस नर्व। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। सर्टोली सेल्स कहाँ पे मिलती हैं, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, पैनक्रियाज में, ठीक है, कहाँ पे, अग्नाशय में, और कोलसिस्टिकाइनिन स्रावित करती हैं या सिक्रीट करती हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में और एड्रिनलिन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, अधिवृषण कॉर्टेक्स में और एड्रिनलिन स्रावित करती हैं। ठीक है, ओवरीज में और सिक्रीट करती हैं प्रोजेस्टेरॉन या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल को। ठीक है, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आप सब जानते हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा है डिटेल में, तो आप इसका बहुत इजीली आंसर बता सकते हो। इसका आंसर है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलती हैं, शुक्रजनक नलिकाओं में मिलती हैं और जनक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। इसीलिए सर्टोली सेल्स को और नामों से जाना जाता है। सर्टोली सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, नर्स सेल, नर्स सेल बोलते हैं, या इन्हीं को हम सस्टेंटाकुलर सेल भी बोलते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल। तो सर्टोली सेल के ये 3 नाम हैं, एक तो सर्टोली सेल खुद, दूसरा नर्स सेल और तीसरा सस्टेंटाकुलर सेल। तो ये नाम याद रखना। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन्स बट हु शोड दैट आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, लेकिन किसने दिखाया कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, आरएनए एंजाइम की तरह कार्य कर सकते हैं। तो किसने सबसे पहले बताया कि जो आरएनए होता है वो भी एंजाइम की तरह काम कर सकता है? आल्टमैन एंड केच में, बीडल एंड टॉटम में, मेसल्सन एंड स्टॉल ने, और एंडरसन या पॉलबर्ग ने। ठीक है, तो किसने बताया बेटा सबसे पहले, किसने बताया सबसे पहले कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, सॉरी, कि आरएनए भी एक एंजाइम की तरह काम कर सकता है। ये तो हम सबको पता है कि जितने भी आरएनए हैं वो क्या हैं, ये तो हम सबको पता है बेटा कि जितने भी आरएनए हैं वो प्रोटीन है, जितने भी, सॉरी, ये तो हम सबको पता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है, लेकिन आरएनए भी एंजाइम की तरह काम करता है। इसके बारे में बेटा सबसे पहले बताया ऑल्टमैन और कोच ने, ऑल्टमैन या कैच या ऑल्टमैन या कोच। ठीक है, इसको याद रखोगे। और जो आरएनए इन्होंने बताया तो उसको इन्होंने नाम दिया था राइबोजाइम। क्या नाम दिया था बेटा? राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम एक ऐसा आरएनए है जो एंजाइम की तरह काम करता है। इनमें से कौन सा एक डाइसैकेराइड है? निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज या फ्रुक्टोज? जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। लैक्टोज होता है बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। मैं तुम्हें कुछ बाकी और डाइसैकेराइड्स के नाम बता देता हूँ, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक डाइसैकेराइड है बेटा लैक्टोज, एक दूसरा डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज। ये सुक्रोज वही है, चीनी जो हम खाते हैं ये वही सुक्रोज है। सुक्रोज में होता है बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। और तीसरा एक आप याद रख सकते हो, सॉरी एक सेकेंड, सुक्रोज में होता है बच्चा, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सॉरी। तो ये शुगर है, ठीक है, ये शुगर है, वही है चीनी है जो हम खाते हैं, यूज़ करते हैं। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तीसरा एक डाइसैकेराइड होता है माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज। माल्टोज में होता है बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये याद रखोगे, एक लैक्टोज में होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और माल्टोज में होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज नाउ बीइंग कल्टिवेटेड इन इंडिया? कौन सा इसमें से जीवांत रहित फसल है कि खेती वर्तमान में भारत में विस्तृत रूप से की जाती है? इनमें से कौन है, निम्न में से कौन है जिस फसल की खेती हम भारत में बहुत बड़ी मात्रा पे कर रहे हैं? तो इसका आंसर है बीटी कॉटन। ये बेटा 2019 के पेपर में भी पूछा हुआ है सीएचएस के, देखो 2018 में भी पूछा हुआ है। द साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज्ड जीन्स बाय केमिकल मेथड एंड गॉट द नोबेल प्राइज? वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम रासायनिक विधि से जीन का संश्लेषण किया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, वह कौन है? ठीक है, आर्थर कोरेनबर्ग, जेम्स वॉटसन, एचजी खुराना या लिनियस पॉलिंग? तो बेटा इसके एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले केमिकली जीन को सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में, उनका नाम है हरगोबिंद खुराना।
ठीक है। H.G. खुराना, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन को सिंथेसाइज किया था, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट, तो तुम लोग आंख बंद करके बता सकते हो क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। मानव गुर्दे की बुनियादी कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये, नेफ्रॉन। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या इंडिकेट करते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या इंडिकेट करते हैं, सधर्मी अंग दर्शाते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, कॉमन डिसेंडेंट या नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन का टॉपिक बेटा मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, इवोल्यूशन का टॉपिक मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया है बेटा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इसका एकदम सही आंसर बताओगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसका एकदम सही आंसर बताओगे, करेक्ट आंसर बताओगे। होमोलॉगस ऑर्गन्स इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्टर या कॉमन डिसेंडेंट, मतलब जो भी है जिनको होमोलॉगस ऑर्गन्स जिनको हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, मतलब उनमें कहीं ना कहीं सेम तरह के जीन्स मिलेंगे, उनका एंसेस्टर एक कॉमन है, ये बताता है होमोलॉगस ऑर्गन्स या सधर्मी अंग ये दर्शाते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बेटा कॉमन डिसेंडेंट या आम वंशज। ठीक है। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। अब टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट मतलब वो कीड़े मकोड़े, वो कीट जो जमीन पे, ठीक है, स्थलीय कीटों में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है, तो यूरिक एसिड है, अमोनिया है, अमीनो एसिड है या यूरिया है। तो बेटा इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर है यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक अल्म, इसका आंसर कहीं पे यूरिया दिया हुआ है, कहीं कहीं पे अमीनो एसिड भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा यूरिक एसिड, तो इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी वर सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मेंडल के द्वारा मटर में पार निषेचन के लिए कितने जोड़े विषम गुणों का चुना गया था, कितने विषम गुण थे जिनको मेंडल ने चुना था। ठीक है, 6 थे, 7 थे, 5 थे या 12 थे, कोई जोड़ों की बात हो रही है। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, मेंडल के द्वारा कितने जोड़े। ठीक है, तो अगर टोटल कैरेक्टर्स की बात की जाती, ठीक है, टोटल कितने गुण थे, टोटल कितने कैरेक्टर्स थे, तो उसका आंसर है बेटा सिंपल सा 14। लेकिन अगर जोड़ों की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है ना, 7। ठीक। अगला क्वेश्चन, अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य के शरीर में अस्थायी अंतरसावरी ग्रंथि है, कौन सा है, एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड है, कॉर्पस कार्डियम है, कॉर्पस ल्यूटियम है या कॉर्पस एलेटम है। तो इसका आंसर बेटा याद रखना, इसका होता है कॉर्पस ल्यूटियम, LUEITUM या LUTIEUM। ठीक है, तो टी यहाँ पे आएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है बेटा ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है और क्या सिक्रीट करता है, ये ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर बनता है ओव्यूलेशन होने के बाद, और ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा, उपनिवेशी शैवाल का उदाहरण है। तो देखो बेटा ये टफ क्वेश्चन, ये क्लास 11 के पोर्शन का है, लेकिन आपसे पूछा है तो इसका आंसर सीधे सीधे याद कर लोगे। वॉल्वॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है। बाकी स्पाइरोगायरा, अब देखो एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये दोनों बेटा किसके एग्जाम्पल हैं, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये दोनों हैं फिलामेंटस एल्गी के। ठीक है, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये दोनों हैं बेटा फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये दोनों हैं बेटा फिलामेंटस एल्गी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कैन बी फास्टेंड बाय द ट्रीटमेंट विथ। फल के पकने की तीव्रता को किसकी सहायता से बढ़ाया जा सकता है, कौन सा केमिकल स्प्रे करोगे कि प्लांट्स का या फ्रूट्स में फ्रूट राइपनिंग जो है वो तेजी से होगा, तेजी से फल पकेंगे। साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या इथाइलिन, ये चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है और मैंने बताया था इसका आंसर होगा इथाइलिन। और इथाइलिन बेटा एक गैस होती है, इसका फॉर्मूला होता है C2H4, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और मैंने बताया था क्या करता है, मार्केट में एक आता है कंपाउंड, ठीक है, जिसको पानी में मिक्स करते हैं और
उससे वो गैस अपने आप निकलती है, एथाइलिन अपने आप निकलती है और ये फलों को पका देती है। अगला क्वेश्चन, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स, इम्पल्स, एक्सॉन या डेंड्राइट। तो आपको पता है बेटा इसका सिंपल सा आंसर होता है साइनैप्स। ठीक है, साइनैप्स होता है गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को कहा जाता है अंतर्गर्थन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद इन द प्लांट्स शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स में, ठीक है, पौधों के अंदर एक अंग से दूसरे अंग में शर्करा को मुख्यतः किस रूप में लाया जाता है? ग्लाइकोजन, सुक्रोज, ग्लूकोज या स्टार्च? तो इसका आंसर है बेटा सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड भी है। ठीक है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड भी है और सुक्रोज के अंदर क्या क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो अब ये सारी चीज़ें भी तुम्हें याद हो गई। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बना है? बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बना हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है हमेशा के लिए कि बैक्टीरिया या जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है जीवाणुओं की, वो बेटा पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल कंपाउंड से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल कंपाउंड से। अगला क्वेश्चन, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ऐसा एंजाइम जिससे प्रोटीन बने, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम, सॉरी, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन्स, एंटी वायरल प्रोटीन्स या एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ठीक है, तो याद रहे ये होते हैं बेटा एंटी वायरल प्रोटीन्स। ठीक है, मान लो एक कोशिका है, इसके ऊपर किसी एक सेल के ऊपर किसी वायरस ने अटैक कर दिया। अब ये सेल तो मरने वाली है, लेकिन ये सेल कुछ इंटरफेरॉन बना के पड़ोसी वाले सेल में भेज देती है। पड़ोसी वाले सेल में जो इंटरफेरॉन्स हैं, अब ये वायरस जब दोबारा से एक सेल पर अटैक करेगा दूसरे वाले, तो अटैक नहीं कर पाएगा, सेल को बचा लेगा। तो जाते जाते ये वाली जो सेल है, ये जाते जाते अपने पड़ोसी वाले सेल को बचा देती है। क्या देके? इंटरफेरॉन्स देके। तो इंटरफेरॉन्स खुद इस सेल की रक्षा नहीं कर रहा है, लेकिन ये बगल वाली सेल की रक्षा करवा रहा है इंटरफेरॉन की मदद से। तो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? एंटी वायरल प्रोटीन्स होते हैं। बगल वाली सेल जो है अब ये वायरस के अटैक से बच जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए 2018 के CHS के बायोलॉजी के पेपर को सारे क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस को हमने बहुत जल्दी बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व किया है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप ध्यान से रिवाइज करें, याद रखें, करेक्ट आंसर्स को याद रखें, पढ़ाई करते रहे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।